मैं डॉक्टर सुरेंद्र खोसिया आज आपसे कॉमन न्यूरोलॉजिकल डिजीज और डिसऑर्डर के बारे में बात करूंगा, जो कि हेल्थ कॉरिडोर के लिए ही है। स्पेसिफिकली न्यूरोलॉजिकल डिजीज ब्रेन, स्पाइन, नर्व, मसल, स्पाइनल कॉर्ड और वर्टेब्रल कॉलम की वजह से हो सकती है, या शरीर में कहीं भी कोई मेटाबॉलिक पैरामीटर डिरेंजमेंट होता है, सोडियम, पोटेशियम, या किसी प्रकार का बॉडी में कहीं इन्फेक्शन होता है, तो वो भी सेकेंडरी न्यूरोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन के साथ आ सकते हैं। न्यूरोलॉजिकल डिजीज में सबसे पहले और सबसे कॉमन डिजीज है वो है हेडेक और सरदर्द। सरदर्द जो होता है वो लाइफ टाइम में हर इंसान कभी ना कभी फेस करता है। सरदर्द का जो सबसे कॉमन कारण है वो तो कॉमन जो है उसमें माइग्रेन, टेंशन टाइप हेडेक, क्लस्टर हेडेक या सेकेंडरी हेडेक। सेकेंडरी हेडेक जो होते हैं वो ब्रेन में किसी भी प्रकार की गांठ, ट्यूमर, ब्रेन में सर्कुलेशन की दिक्कत हो जाए, लाइक खून की नस बंद हो जाए, खून की नस फट जाए, या किसी प्रकार का कोई शरीर में इन्फेक्शन है उसकी वजह से हो सकता है, या प्राइमरी ब्रेन इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है। ब्रेन इन्फेक्शन को हम आम भाषा में मेनिंजाइटिस, एनकेफेलाइटिस या एनकेफेलाइटिस कहते हैं। सर दर्द का इलाज कारण को ढूंढ के कारण को ट्रीट करना है। प्राइमरी हेडेक है या सेकेंडरी हेडेक है। सेकेंडरी हेडेक है तो सेकेंडरी हेडेक की बोझ को ठीक करते हैं। अगर प्राइमरी हेडेक है तो उसके लिए कुछ प्रोफाइलैक्सिस और कुछ अबॉर्टिव मेडिसिन देते हैं। अब आता है दूसरा डिसऑर्डर, स्ट्रोक। स्ट्रोक को आम भाषा में लकवा, पैरालिसिस, फालिस या ब्रेन अटैक भी कहते हैं। लकवे में किसी भी इंसान को कभी भी अचानक एक हाथ पैर में कमजोरी आ जाए, एक या दोनों आंख से दिखना बंद हो जाए, अचानक चक्कर, उल्टियां आने लग जाए, अचानक बेहोशी आने लग जाए, या अचानक बहुत तेज सर दर्द के साथ में मरीज बेहोश हो जाए, या मरीज की आवाज बदल जाए, या आवाज समझ नहीं पाए या बोल नहीं पाए, तो ये लकवे के सिम्टम होते हैं। अगर किसी को भी ऐसे सिम्टम होते हैं अचानक, तो उसको नजदीक अस्पताल जाना चाहिए, वहां अपनी जांच करवानी चाहिए, और अस्पताल ऐसे में जाए जहाँ पे कम से कम सीटी स्कैन, MRI और न्यूरोलॉजिस्ट की सुविधाएं उपलब्ध हों, और जरूरत पड़े तो कैथ लैब की सुविधा भी कुछ मरीजों के लिए फायदेमंद होती है। लकवा के जो मेन कारण होते हैं खून की नस बंद होने से होते हैं 80% में, 20% जो होते हैं वो खून की नस फटने से होते हैं, नस की बंद होने से होते हैं उनको इस्चेमिक स्ट्रोक कहते हैं, फटने की वजह से जो होते हैं उनको हेमरेजिक स्ट्रोक कहते हैं। दोनों का इलाज डिफरेंट है। खून की नस बंद होने के लिए, खून की नस खोलने के लिए कुछ इंजेक्शन और दवाएं आती हैं, या मैकेनिकल थ्रोम्बोटोमी करते हैं। खून की नस फटने के लिए ज्यादातर मरीजों में बीपी बढ़ने की वजह से होता है, पर कुछ मरीजों में सबएक्यूट हेमरेज होते हैं, वो नस फटने की वजह से, जिसमें नस का गुब्बारा या गुच्छा होता है उसकी वजह से होता है, तो उनमें कोइलिंग या क्लिपिंग करते हैं। लकवे के इलाज में लॉन्ग टर्म के लिए फिजियोथेरेपी, स्पीच थेरेपी और रिहेबिलिटेशन की जरूरत होती है। अब आता है तीसरा डिसऑर्डर, एपिलेप्सी। एपिलेप्सी को भी आम भाषा में एपिलेप्सी, सीजर, दौरे, मिर्गी, मिथलियाना कहते हैं। एपिलेप्सी के बारे में आम पब्लिक में बहुत भ्रांतियां हैं। एपिलेप्सी को बोलते हैं कि एक बुरी आत्माओं का फल है, पुराने कर्मों का फल है, किसी ने कुछ करवा दिया। ऐसा नहीं है। एपिलेप्सी, दौरा, मिर्गी, सीजर ये एक प्रकार का न्यूरोलॉजिकल विकार और न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। ये ब्रेन की एक्सेस एक्टिविटी और एक्सेस न्यूरोनल डिस्चार्ज की वजह से होते हैं। तो एपिलेप्सी का इलाज दवाइयों से संभव है। कुछ मरीजों में सर्जरी की भी जरूरत होती है, और वो सर्जरी के साथ में उनकी दवाएं बंद हो जाती हैं या दवाएं काफी कम हो जाती हैं। तो एपिलेप्सी का इलाज संभव है, और ये एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। किसी प्रकार का कोई आत्मविश्वास, किसी अंधविश्वास में ना पड़े। इसके बाद में आता है कंपनवात की बीमारी या पार्किंसन। कंपनवात और पार्किंसन जो होती है वो कंपन की बीमारी होती है। इसमें जनरली मरीज को चलने में दिक्कत हो सकती है, मरीज को बैलेंस करने में दिक्कत हो सकती है, और कंपन की दिक्कत होती है। तो पार्किंसन का इलाज दवाएं के साथ, और अगर एडवांस पार्किंसन है तो उसके लिए सर्जरी होती है, जिनको DBS बोलते हैं। इसके बाद में कॉमन डिसऑर्डर आते हैं, ब्रेन इन्फेक्शन, मेनिंजाइटिस और एनकेफेलाइटिस। उसमें ट्रीट करते हैं अकॉर्डिंग काज किस प्रकार का ब्रेन इन्फेक्शन है। वायरल इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, निर्भर करता है किस प्रकार का इन्फेक्शन है, कितने टाइम दवाएं चलेंगी, ये सिर्फ निर्भर करता है कि इन्फेक्शन किस प्रकार का है। फिर आते हैं न्यूरोलॉजी में नर्व के डिसऑर्डर, जिनको न्यूरोपैथी बोलते हैं। एक्यूट न्यूरोपैथी में कॉमन जो डिसऑर्डर है, सबसे कॉमन और सबसे डिवास्टेटिंग डिसऑर्डर है वो गुलेन-बेरी सिंड्रोम होता है। तो गुलेन-बेरी सिंड्रोम का इलाज संभव है,
IVI की प्लाज्माफेरेसिस और कुछ मरीजों में वेंटिलेटर की जरूरत पड़ती है। इसके बाद में क्रोनिक न्यूरोलॉजिकल न्यूरोपैथी के डिसऑर्डर आते हैं, CIDP क्रोनिक न्यूरोपैथी होते हैं। उसके बाद में आते हैं मसल के डिसऑर्डर, जिनको मायोपैथी, मायोसाइटिस या मस्कुलर डिस्ट्रोफी बोलते हैं। वो भी बिल्कुल डिफरेंट प्रकार की होती है, निर्भर करता है किस एज पे स्टार्ट हुई है, कैसे स्टार्ट हुई है, कितना प्रोग्रेशन हुआ है, तो उनका इलाज अकॉर्डिंग किस प्रकार की मसल इन्वॉल्वमेंट है उस पर निर्भर करता है। उसके बाद में अभी हमारे परिवेश में जो कॉमन डिसऑर्डर है, नेक पेन है, बैक पेन है, रेडिकुलर पेन है, जिनको आम भाषा में स्पॉन्डिलोसिस बोलते हैं, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, लंबर स्पॉन्डिलोसिस या सियाटिका। इनमें जो सियाटिका है, लंबर स्पॉन्डिलोसिस है या सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस है, उसमें देखना पड़ता है कि कितना दबाव है, किस प्रकार का दबाव है, इलाज कैसे किया जाएगा, निर्भर करता है कितना दबाव है। ज्यादातर मरीजों में रेस्ट, एक्सरसाइज से ठीक हो जाते हैं, कुछ मरीजों में सर्जरी की जरूरत पड़ती है, जिनमें कि बहुत सिग्निफिकेंट नर्व पे कंप्रेशन है। इसके बाद में आते हैं स्लीप डिसऑर्डर, नींद के विकार, नींद कम आना, नींद ज्यादा आना, ये भी एक डिसऑर्डर है। इसके बाद में हमारी केमिकल चेंजेस की वजह से डिसऑर्डर आते हैं, जिनको आम भाषा में डिप्रेशन, साइजोफ्रेनिया, साइकोसिस बोलते हैं। तो उनका इलाज भी मेडिसिन के साथ संभव है। कुछ मरीजों में उनमें भी आजकल डिवाइसेज आ गई हैं जो यूजफुल होती हैं इन डिसऑर्डर्स के लिए। तो मेरा सिर्फ इतना ही कहना है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होते हैं वो आपकी पैथोलॉजी की वजह से होते हैं। वो ब्रेन, स्पाइन, नर्व, मसल, स्पाइनल कॉर्ड, वर्टिब्रल कॉलम में किसी से भी हो सकते हैं। वो किसी प्रकार के आपको अंधविश्वास में नहीं पड़ना है, आपको अस्पताल जाना है, अपना चेकअप करवाना है और ये देखना है कि इसका एप्रोप्रिएट इलाज क्या है। इलाज संभव है, बहुत हद तक आप इन पर कंट्रोल कर सकते हैं। अपने लाइफ स्टाइल में भी चेंज करें न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर के बचने के लिए। जैसे कि आम भाषा में है, सब पब्लिक जानती है कि हार्ट अटैक होता है तो इसके लिए कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करना है। ऐसे ही ब्रेन अटैक के लिए आपको लाइफस्टाइल चेंज करनी है, हेल्दी रहना है, हेल्दी खाना है, वॉक करना है, स्ट्रेस फ्री रहना है, तो आपकी किसी प्रकार के न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर के रिस्क फैक्टर कम हो जाते हैं। थैंक यू। Health Corridor news portal and YouTube channel is to connect health professionals and people through healthy journalism. So subscribe the channel and press the bell icon to get new videos and latest update.